सावरकर को छोड़ा गया जो अंदरूनी समझौता था वो ये कि उनको हिंदू जिन्ना बनना। गांधी की हत्या के जस्ट पहले जो साजिशें चल रही थी, तो इन साजिशों में शामिल कौन कौन से लोग थे? सावरकर के बारे में अब तो रिसर्च आ चुकी है कि उनको बंदूक चलाना नहीं आता। जो गांधी की हत्या होती है उसमें मुझे कुंठा ज्यादा नजर आता। मुस्लिम लीग के लोग गांधी से बहुत नफरत करते थे, नहीं मारा वो अलग मामला है, लेकिन उतनी ही नफरत करते थे। सावरकर की रिहाई के लिए हस्ताक्षर अभियान चल रहा था। गांधी ने कहा कि कांग्रेस में तो हम रिहाई की बात ही नहीं करते हैं, हम तो जमानत नहीं लेते हैं, तो फिर हम रिहाई के लिए हस्ताक्षर कैसे कर दें। क्योंकि देश में दो आजादी की लड़ाइयां चल रही थी। एक लड़ाई अंबेडकर लड़ रहे थे सामाजिक मुक्ति की, और एक राजनीतिक मुक्ति की गांधी लड़ रहे थे। तो वही गांधी स्कूलों में कहते हैं किसी धर्म की शिक्षा की जरूरत नहीं, और मुसलमान उनसे नाराज होते, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि मदरसे बंद हो। गांधी अहिंसा के रास्ते पर चलते थे और अहिंसा का पूरी ताकत से सबसे पहले अपनी देह पर प्रयोग करते थे। आज गांधी की शहादत दिवस है। स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे बड़े नायक गांधी को आजादी के एक साल बीतते बीतते ही मार दिया जाता है। सभी जानते हैं कि गांधी की इस हत्या ने निर्मम तरीके से शायद ही देश का कोई रहा हो व्यक्ति, कुछ गोडसेवादियों सावरकरवादियों को छोड़ दिया जाए, जिसके दिल को गहरा चोट न पहुंचा हो। बिल्कुल। और आज की तारीख में भी जब कोई उसे याद करता है तो एक सनसनी सी उठती है। तो गांधी को क्यों मारा गया, आखिर उनकी हत्या की योजना क्यों बनाई गई, गांधी की शहादत का क्या मतलब है, इस विषय पर आज गांधी के शहादत दिवस पर तो हमारे साथ इस समय अशोक पांडे जी हैं। आप जानते हैं एक इतिहासकार के रूप में और बहुत ही बड़ा हस्तक्षेप करने वाले इतिहासकार के रूप में आप जाने जाते हैं। कश्मीर नामा से एक बड़ा परिचय आपको मिला, फिर कश्मीरी पंडित आपकी किताब आई, लेकिन हम सभी तो अच्छी तरह जानते हैं कि प्रारंभिक तौर पर एक बहुत अच्छे ये कवि के रूप में हम लोग जानते थे और उम्मीद करते थे कि हमको एक बड़ा कवि भविष्य का मिल रहा है। खैर, अच्छा है कि आज का दौर वैचारिकी का है, तो इन्होंने वैचारिकी की यात्रा को ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया। कविता संकलन भी आया हुआ है। अच्छे आलोचक थे और सिर्फ इनका परिचय ये नहीं है कि ये लेखक हैं और कवि हैं, इनकी जिंदगी का बड़ा हिस्सा एक्टिविस्ट के तौर पर बीता है। और वो उन लोगों के लिए जो आज के अशोक पांडे को देखते हैं शायद उनको परिचय नहीं हो, लेकिन ये स्कूलों में, कॉलेजों में, पार्कों में, हर जगह लोगों को संगठित करने के लिए जीवन का बड़ा हिस्सा इन्होंने लगाया है। तो अशोक पांडे जी, आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया रामू। हमारे यूनिवर्सिटी के सीनियर रहे हैं। जब हम यूनिवर्सिटी में थे तो हमारे सीनियर हुआ करते थे, इसलिए वो लगभग बचपन से हमको जानते हैं। जी जी जी। तो इसका मुझे फायदा भी है, नुकसान भी है। अपने दोस्त को कई बार कम आदमी हल्के लिख लेता है, जबकि दोस्त बहुत आगे हिमालय जगह पहुंच चुका होता है। तो पहला सवाल जो सबके दिल में आता है, मेरे भी मन में आया, ये किताब पढ़ने से मुझे कुछ उत्तर मिला। मैं उतना ज़्यादा अंग्रेजी में बहुत जानने वाला नहीं, मूल किताब मुझे पहली बार मैं इसे पढ़ा था, दोबारा आपसे बात करने से पहले भी पढ़ा। पॉइंट बिंदुवार अगर ये मुझे बता सकें कि आखिर सावरकरवादी विचारधारा के लोगों ने, गोडसेवादी विचारधारा के लोगों ने, या आज की तारीख में जो एक हिंदुत्ववादी विचारधारा, उनको कहें हिंदू विचारधारा तो नहीं, हिंदुत्ववादी विचारधारा के लोगों ने अपने गांधी को इतना बाधा क्यों समझते थे उनकी हत्या करने के लिए? न केवल उनके विचारों की हत्या बल्कि उनके सशरीर उनको खत्म कर देने के लिए, जिनको सारा देश प्यार करता था, दुनिया प्यार करती थी, उस आदमी को की हत्या करने के लिए इतने उतावले क्यों थे, इतने प्रयास क्यों किए और आखिर क्यों मारा? राम भाई, आपके सवाल में ही ना इसका एक छोटा सा जवाब छिपा हुआ है। जब आपने कहा कि जिसको सारी दुनिया प्यार करती थी, तो जिसको सारी दुनिया प्यार करती थी वो धार्मिक व्यक्ति था। वो कोई नास्तिक नहीं था, वो कोई मुसलमान भी नहीं था, वो कोई ईसाई भी नहीं था, वो कोई सिख भी नहीं था। वो हिंदू था और एकदम हिंदू परिवार में पैदा हुआ था। उसको कहीं से कोई समस्या नहीं थी अपनी हिंदू पहचान के साथ। वो वामपंथी भी नहीं था कि कहता कि मैं नास्तिक हूँ। तो वो अपनी धार्मिक पहचान के साथ बिल्कुल सहज थे गांधी, और उस धार्मिक पहचान के साथ धार्मिक कट्टरपंथ के खिलाफ थे। ये बड़ा खतरनाक था। एक तो ये तीनों वादियों में कोई फर्क नहीं है। सावरकर ने सबसे पहले हिंदुत्व का सिद्धांत दिया, और जो उनकी किताब हिंदुत्व आती है उसमें वो साफ साफ लिखते हैं कि इसका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। अगर उस पूरी किताब को 2 या 3 लाइन में मुझे बताना हो तो मैं कहूँगा वो किताब जो है
वो हिंदू धर्म का राजनैतिक उपयोग करके सत्ता कैसे हासिल की जाए, इसकी वो किताब है। इसीलिए आरएसएस से लेके और आज तक जो पूरा का पूरा आरएसएस का विमर्श है, भारतीय जनता पार्टी है, इन सबकी बहुत प्रिय। इस बात को समझना चाहिए, गोडसे का कोई वाद नहीं था, गोडसे सावरकरवादी था। जी अगर कपूर कमीशन की रिपोर्ट आपने देखी ही होगी, हमने भी कोट जी किया है, तो बहुत साफ उन्होंने कहा था कि सावरकर और उनके गिरोह के अलावा कोई और गांधी का हत्यारा हो ही नहीं सकता। जी जी तो ये तीनों एक ही हैं, अलग अलग। जी जी। अब थोड़ा मैं टेढ़ा मेढ़ा उत्तर दूंगा क्योंकि सीधे उत्तर अच्छा, तो एक मैंने एनसीईआरटी की पिछले दिनों एनसीईआरटी से गांधी के कुछ विचार हटाए गए थे, उन्होंने एक लेख भी तैयार किया था, तो उसमें 4-5 बातें हटाई गई थी जिनकी जिक्र आप इस किताब में भी आपके है। तो क्या वो मूल वजह बनी? जैसे गांधी कहते थे कि इस देश पर जितना हक हिंदुओं का है उतना ही हक मुसलमान, ईसाई या किसी धर्मावलंबी का है। और जैसे दूसरी बात जो हटाई गई थी कि, और जिस पर चर्चा हुई कि खराब है, कि आज़ादी के बाद भले ही भारत पाकिस्तान बन गया है लेकिन जो भारत है उस पर हक जितना हिंदुओं का, जो यहाँ के मुसलमान है उतना है। और जो यहाँ मुसलमान थे उन्होंने कहा यहाँ रहिए और आपको बराबर का हक मिलेगा, बहुत सारे लोगों को रोके भी। क्या ये इस वैचारिकी ने कि और कोई बड़ी मुझे लगता है पहला वाला उत्तर पूरा कर लूंगा तो उसमें ये सारी बातें भी आ जाएंगी। अब गांधी और सावरकर में सबसे बड़ा अंतर क्या था? 2 अंतर थे। पहला अंतर यह था कि सावरकर हिंसा के रास्ते पे चलना चाहते थे लेकिन खुद कभी हिंसा करने की हिम्मत नहीं की। सावरकर के बारे में अब तो रिसर्च आ चुकी है कि उनको बंदूक चलाना नहीं आता था। गांधी अहिंसा के रास्ते पर चलते थे और अहिंसा का पूरी ताकत से सबसे पहले अपनी देह पर प्रयोग करते थे। उपवास करने से लेकर सब कुछ उन्होंने अपनी देह पर सबसे पहले किया। और दूसरा अंतर यह था कि सावरकर सत्ता के शीर्ष की तरफ देख रहे थे, गांधी सत्ता के शीर्ष को जो है अपनी लाठी में रखते थे। उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ता था, वो कभी सत्ता के आसपास जाने का स्वप्न उनके यहाँ दिखाई नहीं, ऊपर नहीं नीचे लोगों की तरफ। हाँ, जब कांग्रेस अपने टॉप पे जाती दिखाई देती थी तो वो भाग के कहीं पे जाके प्राकृतिक चिकित्सा का स्कूल चलाने लगते थे, कहीं जाकर वो हरिजन सेवा करने लगते थे। बिल्कुल इस बात से सहमत हुआ जा सकता है कि दलितों को लेकर उनकी दृष्टि कितनी सही थी, गलत थी, लेकिन कांग्रेस के अंदर वो इकलौते व्यक्ति थे, या आप कह सकते हैं आजादी की पूरी लड़ाई में अगर गैर दलितवादी लोगों को देख लिया जाए, जो अपने आप को दलितवादी नहीं कहते हैं या अम्बेडकरवादी नहीं कहते हैं या फुलेवादी नहीं कहते हैं, तो उनमें वो इकलौते व्यक्ति थे जिनकी एक निगाह लगातार जो थी वो बनी हुई थी छुआछूत पे, और छुआछूत लगातार मुद्दा बना। बल्कि उन्होंने, मतलब आपने भी एक बातचीत में जिक्र किया था कि पूरी कांग्रेस, यहाँ तक नेहरू जी भी कह रहे थे कि जो ये अछूत का कार्यक्रम लिए हैं, हरिजन यात्रा का कार्यक्रम लिए हैं, ये एक तरह से डाइवर्ट करने वाला है, लेकिन वो सारे यहीं पर था जो हम लोग बार बार कहते हैं कि लोगों को लगता था कि पॉलिटिकल प्रोग्राम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब जो है होता रहेगा। और जो मैं कहता हूं कि देश में 2 आजादी की लड़ाइयां चल रही थी, एक लड़ाई अंबेडकर लड़ रहे थे सामाजिक मुक्ति की, और एक राजनीतिक मुक्ति की गांधी लड़ रहे थे। लेकिन गांधी की राजनीतिक मुक्ति की लड़ाई में समाज का सवाल कभी भी छूटा ही नहीं, पहले दिन से आखिरी दिन तक बना रहा। तो एक जो मैं कहना चाह रहा था कि एक पूरे समाज को लेकर गांधी चल रहे थे अपनी हिंदू पहचान के साथ। सावरकर ने अपने भाई को एक पत्र लिखा है, वो पत्र मैंने इसमें कोट किया है, और उन्होंने कहा है कि इस सदी को सावरकर सदी के रूप में जाना जाएगा, और उस सदी को जाना जाता है गांधी सदी के रूप में। सावरकर ऐसे व्यक्ति थे जिनका गांधी को लेकर हमेशा एक कुंठा बनी रही, हमेशा एक कुंठा बनी रही, क्योंकि सावरकर कभी गांधी जितना सफल नहीं हो पाया, उनको गांधी हमेशा बुरे लगते रहे। अरे प्लेग तक कहा है उनके पूरे लेखन में गांधी के लिए इतने खराब शब्द हैं, और गांधी के पूरे लेखन में सावरकर के लिए कोई शब्द ही नहीं है। जब तक उनके भाई उनके पास गए नहीं ये विनती करने के लिए कि एक पत्र लिख दीजिए, उन्होंने एक लेख लिख दिया। उसके बाद सावरकर की रिहाई के लिए हस्ताक्षर अभियान चल रहा था। गांधी ने कहा कि कांग्रेस में तो हम रिहाई की बात ही नहीं करते हैं, हम तो जमानत नहीं लेते हैं, तो फिर हम रिहाई के लिए हस्ताक्षर कैसे कर दें। ये सारी बातें थी। तो जो गांधी की हत्या होती है उसमें मुझे कुंठा ज्यादा नजर आती है। गांधी की हत्या के साथ नेहरू की हत्या की बात थी, दोनों लोगों की साथ में हत्या करने की बात थी, और उस समय जो बांग्लादेश में नेता थे उनके भी हत्या की बात, सोहरावर्दी की भी हत्या की बात थी। तो कहीं डिस्टेंट एक प्लानिंग हो सकती है कि ये लोग मर जाएंगे तो जिस तरह का उथल पुथल मचेगा उसमें हम सत्ता पे कब्जा कर लेते हैं। लेकिन जितना इतिहास मेरे समझ में आता है, मुझे लगता है सावरकर इतने होशियार व्यक्ति थे कि उनको पता था कि अब सत्ता पे कब्जा करना कहीं से पॉसिबल नहीं है। तो कई बार मुझे उस कुंठा की पैदाइश भी लगती है कि चलो एक जीत तो जीवन में हासिल कर लें गांधी को मार के, इसलिए गांधी को मारा गया। अब वो जो दूसरा सवाल आप बात कर रहे थे एनसीईआरटी से और हिंदू मुसलमान वाला मामला, बहुत क्लियर समझना चाहिए। एक घर है, एक घर के अपने सिद्धांत हैं, उसमें एक लड़का निकल गया ऐसा कि उसको सिद्धांत नहीं मानना है, उसको सारी गलत चीजें करनी है, तो बाप ने एक कमरा उसको अलग दे दिया।
घर तो मूल यही है ना। जी। भारत और पाकिस्तान में जो बंटवारा हुआ, भारत तो मूल यही है ना। एक हिस्सा उनको दे दिया गया कि जाओ अपना पाकिस्तान बना लो, और जो कुछ दिनों में पाकिस्तान और बांग्लादेश में बंट गया, और आज तक वहां जो है संविधान बनता है नहीं बनता है, लड़ाई होती है। जब हमारे यहाँ संविधान एकदम फल फूल रहा था तो 70 के दशक में उनके यहाँ संविधान दोबारा से बन रहा था, और कितने सारे तमाशे उनके यहाँ हुए। मूल भारत तो ये था, और मूल भारत जो था वो उसी आइडिया ऑफ इंडिया को इंप्लीमेंट यहाँ पर किया गया, जो पूरी आजादी की लड़ाई में भारत के साथ जोड़कर देखा गया। हिंदू मुस्लिम एकता, सर्वधर्म संभाव, दो तरह का सेकुलरिज्म होता है, आप समझ सकते हैं मोटा मोटी। एक जो ईश्वर विहीन होता है, जिसको हम लोगों ने प्रैक्टिस किया एक जमाने में, अभी भी करते हैं, कि हम नहीं मान ले, आप नहीं मानते ईश्वर को, ये एक तरह का सेकुलर है कि भाई मेरा तो कोई धर्म ही नहीं है। और दूसरा सर्वधर्म संभाव का है कि सब है, मैं हिंदू हूं, आप मुसलमान हैं, लेकिन जितना हक मुझे पूजा पाठ करने का है उतना ही हक आपको भी नमाज पढ़ने का है। वही गांधी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा की मुखालिफत करते हैं। अगर गांधी की जो पूरी एजुकेशन पॉलिसी जब आप पढ़ते हैं तो वही गांधी स्कूलों में कहते हैं किसी धर्म की शिक्षा की जरूरत नहीं, और मुसलमान उनसे नाराज होते हैं, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि मदरसे बंद होते हैं। तो यानी क्या है कि बच्चों को बच्चों की तरह बड़ा होने दीजिए, अपना धर्म वो चुन लेंगे। एक बार जब चुन लेंगे स्टेट के भी तो किसी धर्म के खिलाफ थे, स्टेट के किसी धर्म के खिलाफ थे, स्टेट का धर्म नहीं होना चाहिए, स्टेट का कोई धर्म नहीं होना चाहिए। लेकिन मनुष्य अपने व्यक्तिगत जीवन में क्या धर्म पालन करना चाहता है ये उसकी आजादी है। गांधी आपको शुद्ध धार्मिक व्यक्ति लगते हैं, लेकिन गांधी मंदिर में नहीं दिखाई देते। गांधी कभी आपको उस तरह के धार्मिक उपवास या धार्मिक कर्म करते हुए दिखाई नहीं देते। उनके ऑफिस में और उनके जहाँ रहते थे कोई इस तरह की तस्वीरें भी उसकी जरूरत उनको नहीं महसूस दिखाई नहीं होती थी। देती वो है। सुबह उठते थे, भजन गाते थे, शाम रात को भजन गा के सोते थे। वो जो अपना जो उनका प्रार्थना सभा थी, वो सर्वधर्म संभाव का सबसे बड़ा प्रतीक थी। और आप जानते ही हैं कि उनकी प्रार्थना सभा पर यहीं दिल्ली में हमला हुआ था, जिसमें गोडसे शामिल था, क्योंकि वहां कुरान भी पढ़ते थे, वो वहां बुद्धिज्म के भी चैंट्स करते थे, वहां सिखिज्म से भी करते थे, वहां हिंदू धर्म से भी करते थे, ईसाई धर्म से भी करते थे। इस किताब में आपने साजिशों की भी काफी पड़ताल की है कि मतलब पहली बार मेरे जैसे पाठक के लिए तो ये पहली बार सामने आया था कि पूरी साजिश कैसे रची गई थी। तो गांधी की हत्या के जस्ट पहले जो साजिशें चल रही थी, थोड़ा अगर दर्शकों के लिए इस पर भी थोड़ी, क्योंकि आपने इस पर काफ़ी प्रमाणिक तरीके से, तथ्यात्मक तरीके से रखा, तो इन साजिशों में शामिल कौन कौन से लोग थे, संस्थाएं, समूह, व्यक्ति? देखिए, आज सनातन बड़ा पवित्र शब्द बन गया है, तो कुछ कहने पर उस पर किसी को बुरा लग सकता है, लेकिन उस समय सनातन का बहुत साफ मतलब था कि ऐसे लोग जो हिंदू धर्म की रूढ़िपंथी व्याख्या है, जिसमें जातिवाद शामिल है, जिसमें बाकी 4 वर्णों की व्यवस्था बेसिकली वही है, तो जो उसको मानते हैं, जो जाति भेद को मानते हैं, जो बिल्कुल भी किसी तरह के सुधार के पक्ष में नहीं थे, छुआछूत के पक्ष में थे, जो उन लोगों को सनातन कहा गया, जो लोग किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं चाहते थे। और गांधी के ऊपर जो सबसे पहले हमले हुए, गांधी जब लौट के आते हैं अफ्रीका से, उसके बाद जिस तरह से सक्रिय होते हैं, उसी समय उनके ऊपर पहला हमला जब होता है 1930 के आसपास, जो पहला हमला उनके ऊपर होता है वो कब होता है? पुणे गए हुए थे वो, और उस समय चला रहे थे वो अपना अभियान, छुआछूत विरोधी अभियान चला रहे थे। और उस छुआछूत विरोधी अभियान के लिए पुणे की जो नगर पालिका थी वो उनको सम्मानित करना चाहती थी। वो सम्मान लेने जा रहे थे, 2 गाड़ियां एक जैसी थी, एक गाड़ी में वो बैठे थे, बाथी और एक आध लोग और थे, और एक दूसरी गाड़ी थी जिसमें उनके कार्यकर्ता थे। बम फेंका गया, संयोग से दूसरी गाड़ी को लगा, बापू बच गए, और बापू ने यही कहा कि मुझे मारना है तो तब मारो जब मैं अकेला हूं, मेरे साथ स्त्रियां थीं, दूसरे लोग थे, उनको क्यों नुकसान पहुंचाना चाहते हो। और उस हमले में ये पाया गया, कपूर कमीशन ने जब जांच की तो पाया कि उस हमले में भी गोडसे शामिल थे। इसका मतलब ये है कि जो ज़्यादातर, और आपने भी कई बार रखा है, कुछ और लोगों ने ऐतिहासिक स्रोतों से रखा कि गांधी के प्रति सावरकरवादियों या उस समय के सनातनवादियों का जो गुस्सा था, उसकी वजह दोनों थी। एक तरफ जो हिंदू मुस्लिम एका की बात कर रहे हैं, या कुरान भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण वेद है, कोई कमतर नहीं है। न तो हिंदू धर्म ये दावा कर सकता है कि इस्लाम से वो श्रेष्ठ है, न इस्लाम ये दावा कर सकता है कि वो हिंदू धर्म से श्रेष्ठ है। अच्छा, वो हक वो खुद भी उठाते थे। नोआखली गए और जब वो बोल रहे थे तो एक मुल्ला ने कहा, जो वहां के मुल्ला जी थे, उन्होंने कहा कि आप कौन होते हैं इस्लाम पे भाषण देने वाले? तो बोले कि हिंदुस्तानी होने के नाते और इंसान होने के नाते और इस्लाम के जानकार होने के नाते मुझे पूरा हक है इस्लाम पर बोलने का, इस्लाम की आलोचना करने का उतना ही हक है जितना हिंदू धर्म की आलोचना। तो मतलब उनकी हत्या के पीछे दोनों वजहें थी,
एक तो ये जो हिंदू मुस्लिम में विभिन्न धर्मों के सभी लोगों का समान हक है, और दूसरी वजह वो है ये है कि जो उन्होंने स्टैंड लिया, खास करके जाति व्यवस्था और खास करके छुआछूत के खिलाफ जो खुला उन्होंने स्टैंड लिया, तो ये दोनों वजह बनी। आपका जो अध्ययन आप जरूर देखिए, अभी हम लोग बात कर रहे थे और हम लोग कह रहे थे कि आज जो लड़ाई है वो विचारधारा की लड़ाई है। यही विचारधारा की लड़ाई भारत के अंदर भी चल रही थी। एक विचारधारा थी, और वो इस्लाम में भी थी। मुस्लिम लीग के लोग गांधी से बहुत नफरत करते थे, नहीं मारा वो अलग मामला है, लेकिन उतनी ही नफरत करते थे। एक विचारधारा थी जो कट्टरपंथ की विचारधारा थी, जो देश को तोड़ने वाली विचारधारा, जो पीछे की तरफ खींच के ले जा रही, जो विविधता को स्वीकार करने विविधता को स्वीकार करने की जगह पीछे की तरफ खींच के ले जा रही थी। और एक विचारधारा गांधी की थी जो सबको साथ लेकर और सबकी मुक्ति की बात कर रही थी, राजनीतिक मुक्ति की बात, सामाजिक मुक्ति की बात। अपने लिमिट में आप देखिएगा तो उसमें महिलाएं भी शामिल हैं। और मैं फिर नहीं कह रहा हूं कि गांधी फेमिनिस्ट थे, मैं इस तरह की बात नहीं करता। मैं नहीं कह रहा कि गांधी बहुत बड़े दलित आंदोलन थे, लेकिन ये सारे मुद्दे उनके यहां थे। और इतिहासकारों ने उनको इस बात का श्रेय दिया है कि जैसे एक होता है कि आप आइडियोलॉजिकली कुछ कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह उन्होंने प्रैक्टिकली महिलाओं की हिस्सेदारी की तो लिबरेशन वहां होता है। जो जितना देख पा रहे थे और जितना अपने प्रयोगों में समाहित कर पा रहे थे, उतना वो सभी पक्षों के लिए खड़े थे। दलितों के लिए खड़े थे, हरिजन कह रहे थे उनको, कई बार उनकी आलोचना होती है। मेरा सवाल ये होता है कि उसके पहले उनको अस्पृश्य कहा जाता था, तो हरिजन अस्पृश्य से बेहतर है, दलित से बदतर आप कह सकते। ये चूंकि आप इसके विशेषज्ञ हैं कि जो हत्या हुई, जैसे इसमें एक बात लोग कहते हैं और कई जगह में देखने को पाया कि इनको लग रहा था कि अगर बंटवारा हो जाएगा तब तो तय ही है कि हम हिंदू भारत बना लेंगे, आज नहीं तो कल बना लेंगे। इमीडिएट दो चीजें दिखाई देती हैं कि गांधी एक तो जैसे चाहेंगे वैसे निपट लेने के मार्ग में अवरोध बन गए थे, दिल्ली में आकर के भी। और पटेल के साथ भी जो उन्होंने संवाद है, जो लोहिया ने लिखा है कि पटेल से वो कहते हैं कि तुम सोचते हो मुसलमान सड़कों पर रहेंगे, मेरे जीते जी ये हो नहीं पाएगा। तो जो जिस तरह ये मुस्लिम का कत्लेआम करना चाहते थे या आज़ाद भारत को एक दूसरा पाकिस्तान बनाना चाहते थे, तो क्या एक इमीडिएट तात्कालिक वजह ये भी लगती है कि गांधी को इस मार्ग में सबसे बड़ा अवरोध पा रहे थे? क्योंकि सबसे बड़े व्यक्ति, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि देखिए ऐसा है कि ताकत नहीं थी इनके पास। सावरकर चाहे लाख बड़ी बड़ी बातें करें, गोडसे चाहे लाख बड़ी बड़ी बातें करें, एक्शन में क्या किया? चलिए एकदम क्रूड होके बात, लेकिन कत्लेआम में तो उनकी हिस्सेदारी थी। वही बात कर रहा हूं, 2 मिनट मुझे समय दीजिए। क्रूड होके बात कर लेते हैं। कत्लेआम में हिस्सेदारी तो थी, कितना कर पाए? ताकत कितनी थी? मेरा सवाल दूसरा है, ताकत कितनी थी? अगर इनके पास इतनी ताकत होती तो पंजाब से लेके, बंगाल से लेके और बाकी सारी जगहों पर ये मुकाबला करते मुस्लिम लीग का कायदे से, और मुस्लिम लीग का मुकाबला करके उनको किनारे भेज देते, जिन्ना को मार देते, लियाकत को मार देते, उधर 2-4 लोगों को मार देते, सारा मामला गड़बड़ हो जाता। देखिए, यही चीजों को समझने की अलग तरीके से जरूरत है। मेरा बहुत क्लियर मानना है कि सावरकर को जब छोड़ा गया तो उनकी माफियों की वजह से नहीं छोड़ा गया। सावरकर को छोड़ा गया जो अंदरूनी समझौता था वो ये, जिसके बारे में कोई सबूत नहीं दिया जा सकता है, ये मेरा मानना है कि उनको हिंदू जिन्ना बनना है। वो हिंदू जिन्ना थे और मुस्लिम जिन्ना इनके पास पहले से था। और अंग्रेज किसी भी तरह से चाहते थे कि या तो आज़ादी टलती रहे या मिले भी तो बहुत बुरी तरह से बंटवारा हो जाए। जितना बंटवारा हुआ सिर्फ उतना नहीं, उससे ज्यादा बंटवारा वो चाहते थे कि एक यूनिफाइड आप कंट्री ही ना बन पाए, कई सारी कंट्रीज बन जाएं, इसके अंदर कई सारी मारकाट लगातार चलती रहे, ये अंग्रेज चाहते थे। और इसमें जिन्ना और सावरकर दोनों सहयोग कर रहे थे, बहुत स्पष्ट रूप से सबसे उनके करीबी सहयोगी थे। और इसका अगर कोई सबसे बड़ा विरोधी था तो वो गांधी थे। ये पहला कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट होता है। अब आप एक और घटना याद कर लीजिए, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन होता है। भारत छोड़ो आंदोलन से बाहर कौन रहते हैं? 2 अगर बड़े संगठनों की बात करें, 3 संगठनों की बात कर लेते हैं। कम्युनिस्ट बाहर रहे स्टालिन की वजह से, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में स्टालिन जब शामिल हो जाते हैं इंग्लैंड के साथ। उसके बाद जो है आपके बड़ी ताकतें जो 2 होती हैं वो होती हैं मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा या आरएसएस, जो भी आप कहना चाहें। ये दोनों सत्ता में भागीदार बनती हैं। उस समय सावरकर का पत्र है, उस समय सावरकर का ये है कि आप 2 कॉलोनीज में इसको, 2 डोमिनियंस में इसको बांट दीजिए, हिंदू और मुस्लिम। हिंदू वाला हमें दे दीजिए, मुस्लिम वाला उनको दे दीजिए, आप ऊपर बैठे रहिए। अंग्रेजों को भगाने की बात उसमें नहीं है। गांधी के रहते ये योजना सफल नहीं हो सकती थी, क्योंकि और केवल गांधी यहां नहीं है, यहां गांधी कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव हैं। कांग्रेस इतनी बड़ी रिप्रेजेंटेटिव थी कि जब 1942 का आंदोलन खत्म होता है, 1946 में शिमला में कॉन्फ्रेंस होता है, तो उस समय तक अंग्रेजों के समझ में आ गया था कि सावरकर की कोई वैल्यू नहीं है। चुनाव में
सीटें मिलती नहीं थी, लोग साथ खड़े नहीं थे। एक बड़ा मजेदार ऑब्जर्वेशन है जो मैंने इसमें कोट भी किया है कि वायसराय कहते हैं कि यह अजीब सी पार्टी है हिंदू महासभा कि इसके लोग बाकी समय तो कांग्रेस की मुखालिफत करते हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तो जाके कांग्रेस को वोट देते हैं। इस बात को समझने की जरूरत है। हिंदू महासभा के बहुत सारे लोग 1942 के मूवमेंट में थे इंडिविजुअल लेवल पे, क्योंकि कई लोगों ने कहा है कि हमारी बेइज्जती हो रही है, गांव मोहल्ले में हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है। तो कांग्रेस इतनी पावरफुल होकर 46 में आती है कि सावरकर किनारे हो जाते हैं। 2 मिनट दीजिएगा। ये सावरकर के फ्रस्ट्रेशन के सबसे हाईएस्ट लेवल, क्योंकि सावरकर की जिंदगी में खुशी के 2 ही पीरियड रहे। या तो अंग्रेजों की जेल में जाने से पहले इंग्लैंड में, वहां एक बड़े नेता थे वो, और वहां शानदार काम किया जिसकी हम सब आप तारीफ करते हैं। दूसरा 1942 से 1946 जब कांग्रेस के सारे नेता जेल में थे तो जिना के बराबर इनको महत्व दिया जा रहा था। कौन काउंसिल में होगा कौन नहीं होगा वो इनसे पूछ के तय किया जा रहा था। 46 के चुनाव ने सावरकर का सारा सपना तोड़ दिया। वहां से शुरू होती है गांधी के प्रति असीम नफरत, फ्रस्ट्रेशन। सावरकर लगातार अकेले पड़ते जाते हैं और अब उनके आसपास गोडसे जैसे लड़के हैं। अब लगता है ना कि गोडसे लौंडा था, 25, 26, 30 साल के लौंडे थे ये। और सबसे घटिया एलिमेंट जो हिंदू महासभा के थे सिर्फ वो सावरकर के आसपास रहते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी सावरकर से दूर हो चुके हैं, बंगाली पूरी लाबी सावरकर से दूर हो चुकी है, महाराष्ट्र में भी सावरकर बेहद अकेले पड़ चुके हैं। और उसी फ्रस्ट्रेशन में गांधी हत्या की साजिश रची जाती है। ये मेरा अपना मानना है। एक चीज मुझे बार बार, 2 चीजें हमेशा हमको गांधी की, 3 चीजें हमेशा आकर्षित करती रही अन्य बातों के अलावा। उसमें एक बात तो ये कि नेशनल मूवमेंट का वो एक ऐसे लीडर हैं जो बार बार सभी धर्मों के लोगों की इक्वल हिस्सेदारी और पूरे समाज के अलग अलग समूहों की इक्वल हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। दूसरी बात जो उनकी सबसे मुझे प्रभावित करती थी वो है कि जो उन्होंने गणेश शंकर विद्यार्थी को उनकी शहादत के बाद एक जो चिट्ठी लिखी है कि मैं विद्यार्थी जी की तरह ही मरना चाहता हूं। तो सांप्रदायिकता का विरोध या धार्मिक विभेदों का विरोध केवल उनके लिए सिद्धांत का सवाल नहीं, वो प्रैक्टिकली रिस्क ले रहे हैं, जीने मरने का सवाल है और वो एक्ट में उसको कर रहे हैं। और आज की तारीख में सांप्रदायिकता का सवाल जैसे हमारे सामने मुंह बाए खड़ा है तो एक बड़ा हिस्सा बात तो कर रहा है, लेकिन गांधी की तरह जीने मरने को और सड़क पर आने को और किसी तरह हर तरह के साहस और कुर्बानी देने को तैयार नहीं दिख रहा। तो आज की तारीख में जहां भारत खड़ा है और जिस तरह की सांप्रदायिक राजनीति, हिंदुत्ववादी राजनीति हो रही है, जिस तरह की लिंचिंग, तमाम घटनाएं मुसलमानों के साथ हो रही हैं, करीब करीब 2M दर्जे का नागरिक बना दिया गया है, तो आज की तारीख में गांधी की शहादत को और उससे जुड़ी हुई वैचारिकी को कैसे याद करें, क्योंकि इस विषय के मुकम्मल और गंभीर अध्येताओं में से हैं। मुकम्मल तो कोई नहीं होता, गंभीर जरूर हो सकता है। खैर देखिए, गांधी जब लड़ रहे थे अकेले गांधी नहीं लड़ रहे थे, और ये हम लोग बहुत कायदे से समझते हैं कि गांधी जब लड़ रहे थे तो बहुत सारे छोटे छोटे गांधी थे। ये बात मैं हर जगह कहता हूँ, जहां जाता हूँ वहां कहता हूँ। गणेश शंकर विद्यार्थी खुद एक छोटे गांधी थे और ऐसे सैकड़ों हजारों छोटे कस्बे चौराहे गांव में पसरे हुए। गांधी कोई भी अकेला कभी गांधी बन ही नहीं सकता है। और गांधी के जब आप कह रहे थे तो मुझे लगा कि शायद तीसरा पॉइंट जो आप भूल गए, नहीं बोले, 2 ही पॉइंट आपने कहा, तो शायद तीसरा पॉइंट आपके दिमाग में ये रहा होगा कि गांधी वो लीडर थे जिनके आने के बाद व्यापक आम जनता आजादी की लड़ाई से जुड़ी। उनके पहले आजादी की लड़ाई खास लोगों की लड़ाई थी, जिन्हें की सबसे ज्यादा नाराजगी। ये अपने राइटिंग में अम्बेडकर भी गांधी को इसका श्रेय देते हैं, सब लोग श्रेय देते हैं कि मासेज को दुश्मन नहीं थे। मैं तो इस पर घंटों बात कर सकता हूँ, दोनों को पढ़ा है जी भर के, तो दोनों केवल तलवार नहीं चलाते हैं, दोनों एक दूसरे को श्रेय देते हैं। अम्बेडकर साहब ने जो पहला आंदोलन किया वो गांधीवादी तरीके से किया, तो सबको लेके आते हैं। जिना से सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी जिना को गांधी से? जिना अंग्रेज आदमी थे, जिना अंग्रेजी में बोलते थे, अंग्रेजी में जीते थे, शानदार जीवन जीते थे। और जिना के समय कांग्रेस जो थी वो एलीट कांग्रेस थी, जहां बैठकर अंग्रेजी में दिन रात बहसें होती थी, प्रस्ताव पास होते थे, प्रस्ताव भेज दिए जाते थे। गांधी वहां से खींच के कांग्रेस को ले आते हैं सड़क पे, जिसमें गांव के घुरहू और पंडित जी से लेके और सारे लोग जो है शामिल होते हैं, हर जाति हर धर्म के लोग शामिल होते हैं, जुलूस जाते हैं, औरतें शामिल होती हैं। कितनी बड़ी बात थी कि आजादी की लड़ाई में औरतें शामिल होती हैं, गरीब लोग शामिल होते हैं। तो पहला तो ये कि गांधी बनने के लिए सबसे जरूरी है जो हमारे मुक्तिबोध कहते हैं, जनसंग ऊष्मा। अगर आप हजारों लाखों लोगों को आज की डेट में नहीं जोड़ सकते हो तो आप गांधी नहीं बन सकते। और अगर हजारों लाखों लोगों को जोड़ के आप कुर्सी पर बैठने की ही सोचते रहोगे तो भी आप गांधी नहीं बन सकते। ये 2 उनकी खूबियां थी जो गांधी बनाती हैं, नंबर 1। दूसरा, एक और बात है जिसको हमें समझना चाहिए। गांधी एक बड़ी मजेदार बात कहते हैं। गांधी से एक बार किसी ने कहा कि आपने पहले तो ये कहा था, अब आप ये कह रहे हैं।
तो गांधी ने कहा कि अगर मेरे किसी एक्शन पर तुम्हें डाउट हो, किसी लिखे पे डाउट हो, तो ये देखो कि मैंने बाद में क्या कहा है उसको सही मानो, और अगर उस पर भी डाउट हो तो देखो कि मैंने किया क्या है उसको सही मानो। तो ये जो कर्म और उसका जो आपके कर्म और विचार का जो ऐक्य होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है कि हम एक्शन कैसे कर रहे हैं। आज दो तरह की दिक्कतें मुझे दिखाई देती हैं। एक तो जो हमारा पॉलिटिकल क्लास है, उसका एक बड़ा हिस्सा ये मान के बैठा है कि हम सत्ता में आ जाएंगे और फिर सब सुधर जाएगा। ये होता नहीं। ये होता तो रूसी क्रांति के बाद रूस के समाज में कोई समस्या रही नहीं। ये होता अगर तो आजादी के बाद हमारे देश में 40, 45, 50 साल तक तो लगातार सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां ही रही हैं, तो सेकुलरिज्म की कोई प्रॉब्लम रहती ही नहीं, खत्म हो गई होती, जातिवाद भी खत्म हो गया होता। मतलब ये तो आप हमको लाख आप सबको दोष दे लें, लेकिन ये तो कहेंगे कि 1950-51 में ही संविधान आता है और उसमें एक वोट एक व्यक्ति की भी बात आ जाती है, रिजर्वेशन की भी बात आ जाती है, महिलाओं के बराबरी के अधिकार, डिग्निटी की बात सब आ जाती है। लेकिन सिर्फ सत्ता में आ जाने से सब बदल जाएगा, ये सोचना ही गलत है, जिस पर हम लोगों ने बात शुरू की थी कि गांधी की राजनीति में सामाजिक सवाल कभी छूटता ही नहीं था, और आज की राजनीति में सामाजिक सवाल कहीं शामिल ही नहीं है। यहां तक कि जो लोग सामाजिक आंदोलनों से राजनीति में गए, उनका भी सामाजिक वाला सवाल पीछे छूट गया, केवल राजनीति रह गई। यही रह गया चुनाव, और राजनीति का दायरा भी छोटा हो गया। राजनीति का दायरा चुनाव जीतना। अच्छा, चुनाव जीतने में क्या होता है कि जब एक सीमा पार कर जाते हैं आप, तो ये होता है कहीं की विचारधारा। भाजपा चुनाव जीत सकते हैं, भाजपा में शामिल हो जाओ, सपा से जीत सकते हैं, सपा से शामिल हो जाओ। तो कल मैं सबसे मजेदार बात मैंने सबसे मजेदार बात देखी कि एक बहस चल रही थी, उसमें राधिका खेड़ा बैठी हुई थी, जो कभी कांग्रेस की लीडर थी, वो भाजपा की वकालत कर रही थी। निघात अब्बास बैठी हुई थी, जो हिंदू राष्ट्र बनाने वाली थी, वो कांग्रेस की वकालत कर रही थी। तो इस तरह की राजनीति पर जनता विश्वास कैसे करेगी? आप मुझे बताइए कि ये दृश्य देखने के बाद कोई एक जमीनी कार्यकर्ता जो अपने यहां लड़ रहा है सांप्रदायिकता के खिलाफ, उसकी हिम्मत बढ़ेगी या घटेगी? गांधी के साथ ये कभी नहीं होगा। गांधी आपको कभी ऐसे लोगों के साथ हाथ मिलाते हुए या दूर तक चलते हुए नहीं दिखेंगे। बैठ के चाय पीने अलग मामला है। बार बार कहा जाता है कि जिन्ना से बार बार मिलने गए, लेकिन मिलने गए, झुके नहीं। मिलने गए, कभी झुके नहीं। वो अपनी बात पर वो अड़े रहे, जिन्ना अपनी बात पर अड़े रहे। और जिन्ना का तो बाकायदा बयान है कि विभाजन की राह में अगर कोई सबसे बड़ा रोड़ा है तो मिस्टर गांधी हैं। जितनी बार वो बात करने आते हैं मुझे डर लगता है। दैट वाज द पावर ऑफ गांधी। तो आज मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात यही है कि आप कितने लोगों तक पहुंच सकते हैं। मैं एक लेखक हूं, मेरी किताब 10,000 लोगों तक मान लीजिए जाती है, पता नहीं जाती है कि नहीं जाती है, तो मुझे और रास्ते ढूंढने पड़ेंगे कि 1 लाख लोगों तक मेरी बात जाए, चाहे यूट्यूब पे आके जाए, चाहे चौराहे पे जाके बोलने से आए, चाहे जहां से। विशिष्टता बोध छोड़ना पड़ेगा। गांधी के बारे में लोग अक्सर मान लेते हैं बहुत सारी चीजें। गांधी की आप फोटो देखिए अफ्रीका की, क्या शानदार सूट पहने हुए हैं, 25 लोग अंडर में काम कर रहे हैं, शानदार ऑफिस बनाए हैं। वो सब विशिष्टता छोड़कर आश्रम जीवन अपनाया, तब जनता ने अपना माना। आज एक दिक्कत तो है हमारे यहाँ कि विशिष्टता बहुत ज्यादा, बहुत जल्दी आ जाता है और बहुत ज्यादा आ जाता है। तो मैं अशोक भाई अगर इस बातचीत को एक जगह कंक्लूड करूं, तो एक तो मैं आपकी बातों के निष्कर्ष में कहूं कि उससे निष्कर्ष निकालते हुए कि आज की तारीख में जो हमारे सामने चुनौती है, अगर कोई उसका सामना करना चाहता हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे समूह हो, चाहे कोई पार्टी हो, तो पहली शर्त तो ये है कि इस देश के बहुसंख्यक लोगों के साथ वो जुड़ाव कायम करे, बहुत ही ऑर्गेनिक जुड़ाव कायम करे। दूसरा ये जो आपने कहा कि उसका लक्ष्य कोई सत्ता प्राप्ति और इमीडिएट फायदा नहीं होना चाहिए, बड़ा नेशन बिल्डिंग होना चाहिए, इंसानी समाज का निर्माण होना चाहिए। दूसरा उसका प्रयोजन भी बने सच्चा होना चाहिए। ये आजादी की दूसरी लड़ाई है, इस बात को स्वीकार करना और मतलब होगा नहीं जी, मतलब हम अगर सूत्रबद्ध रूप से कहें कि हमें एक तरीके से जो आज चुनौती है, अगर हम उसका मुकाबला करना चाहते हैं, उस मुकाबले में अगर हम गांधी से कोई सबक लेना चाहते हैं, तो ये है कि एक दूसरी आज़ादी की लड़ाई है। नो डाउट बहुत सारे एजेंडे बदले हुए होंगे, बहुत सारे विचार बदले हुए होंगे, लेकिन ये दूसरी आज़ादी है। लेकिन एक दूसरी आज़ादी कभी कहीं कोई आजादी व्यापक जनता से जुड़े बिना नहीं मिलती। और जिंदगी अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने सार्वजनिक जीवन में कंप्लीट पारदर्शी और ईमानदार हुए बिना, और हर तरह के साहस का परिचय दिए बिना, और जो भी जरूरी कुर्बानी है
वो कुर्बानी जिसमें जिंदगी की कुर्बानी भी शामिल हो जाती है, वो कुर्बानी दिए बिना हम आज की लड़ाई को ये एक ऐसी बात है जो आदर्श स्थिति होगी। जी मैं थोड़े कम आदर्श पे भी समझौता करता जी, हूं। जी। मैं इकोनॉमिक्स का रेजिडेंट रहा हूं, हमारे यहाँ थ्योरी ऑफ सेकंड बेस्ट जी, निकलती है, जी, क्योंकि जी। हर आदमी वैसा नहीं हो जी सकता। जी बिल्कुल सही। मैं तो हमेशा कहता हूं कि जितना आप कर सकते हैं, जी, माओ जी। वाला कथन मैं याद करता जी, हूं जी। कि भाई घोड़े की लीद साफ करने वाले भी चाहिए। कई बार जी, मुझसे जी। कोई कहता है तो मैं कहता हूं मैं तो घोड़े की लीद साफ कर रहा हूं, जी। क्योंकि वही करना मुझे आता है। जी। मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं तलवार लेके लड़ सकूं, तो शायद मैं घोड़े की लीद साफ कर रहा हूं। तो आप जहां जितने हैं, जैसे पान की दुकान पे खड़े हैं, अगर बहस हो रही है, अगर मुसलमानों का मजाक उड़ाया जा रहा है गंदे तरीके से, दलितों का मजाक उड़ाया जा रहा है, अगर महिलाओं का मजाक उड़ाया जा रहा है, आप नहीं लड़ सकते हैं, मैं तो ये कह रहा हूं उसमें शामिल मत होइए। कम से कम चुप रहिए, घूर के देखिए एक बार, लोगों को लगे कि आपको सही नहीं लग रहा है। ये भी प्रतिरोध होता है। आप परिवार में हैं, परिवार में अगर आपका बेटा जो है इस तरह के बिहेवियर कर रहा है, या आपका बाप इस तरह का बिहेवियर कर रहा है, जरूरी नहीं आजकल बाप ज्यादा कर रहे हैं, जो आप बेटे कम ज्यादा कर कर रहे रहे हैं, बाप ज्यादा तो कर रहे हैं। एक बार उससे लड़िए, एक बार उससे भिड़िए, अपने नुकसान के शर्त पे भिड़िए कि भाई ये गलत बात आप कह रहे हैं। आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, आप जिस समाज में रहते हैं, जिन लोगों से मिलते जुलते हैं, जिस दफ्तर में हैं, आपको मतलब मैं ईमानदारी से बता रहा हूं कि आज भी भारत में सेकुलर लोगों की संख्या कम नहीं हुई है, क्योंकि मैं लगातार लोगों से मिलता हूं। लोग डरे हुए हैं, बोलते नहीं, या फिर लोगों को लगता है छोड़ो यार क्या इसमें पढ़ना। मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा। ये आम लोगों की बात कर रहा हूं, जो खास है उनको तो वही सब करना पड़ेगा जो आप कह रहे हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक बात की। वो माओ को भी याद आई छह सत्ता के बारे में जो उन्होंने लिखा है कि कहते हैं कि उनका जो काम है कोयला बनाने का, और वो हमारे किसी काम से कमतर नहीं है, और उसके बिना तो हमारे कारवां आगे ही नहीं बढ़ सकता था। तो मतलब जो भी जननेता हुआ है वो इस चीज को समझता है कि छोटा से छोटा योगदान भी बड़ा होता है, और इसीलिए हम लोग अगर खुद को नेता नहीं मानते हैं तो कम से कम एक कार्यकर्ता के रूप में इतना तो करिए। तो गांधी के शहादत दिवस पर गांधी को याद करने का मतलब है कि जिस स्तर पर जहां भी हम प्रतिवाद प्रतिरोध अन्याय का कर सकते हो, हमें वो करना चाहिए, और थोड़ा साहस का परिचय देना चाहिए। तो अशोक जी, आपने बहुत शुक्रिया, बहुत दिनों बाद आपसे बात ऐसे भी हुई, बहुत मजा आया। मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया।